फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे, जिसका ये पार्ट फर्स्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला है कि भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था। तो ये हस्तलिखित करने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया था, स्वयं हाथों से इसको लिखा था। तो ये कौन थे? तो ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, ये संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो वो कौन थे? तो अंबेडकर थे। अगला है कि रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये रानीगंज कोयला खान भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये रानीगंज दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जो कि गोंडवानालैंड और छोटा नागपुर पठार का ये भाग है। तो ये रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो स्थल है ये भीमबेटका, जो कि ये मध्य प्रदेश में है, ये प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था वैशाली में। द्वितीय जो बौद्ध संगीत थी, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। और इसमें जो बौद्ध सभाएं ये हुई थी, तो ये 4 थी, जिसमें कि जो प्रथम बौद्ध संगीत थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये स्थान था राजगृह। और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। और ये किसके शासनकाल में पहली बौद्ध संगीत हुई थी? तो ये हुई थी अजातशत्रु की। और वही दूसरी जो बौद्ध संगीत थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और वो हुई थी वैशाली में। तो यहाँ पे पूछा था कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ, तो वो वैशाली में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सभाकामी थे। और ये शासनकाल जो था इनका, वो कालाशोक का शासनकाल था। और इसके अलावा जो तीसरी बौद्ध समिति थी वो 255 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसका स्थान था पाटलिपुत्र। और ये जो अध्यक्ष थे इसके, वो मोगल पुत्र तीसरे थे, ये इसके अध्यक्ष थे। और शासनकाल जो था वो अशोक का शासनकाल था। वहीं जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, उसका जो समय था वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी था, और स्थान इसका था कुंडलवन। और इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र अशोघोष थे। और ये जो शासनकाल था चौथी बौद्ध संगीत के शासनकाल थे कनिष्क। तो यहाँ पे पूछा था द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ था वैशाली में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सभाकामी, और शासनकाल कालाशोक में हुआ था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था। तो ये कौन संगीत के विरुद्ध था? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, नक्शबंदिया। जो नक्शबंदिया थे, ये नक्शबंदी जिनको बोलते हैं, नक्शबंदी सिलसिले की जो स्थापना हुई 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। तो ये यहाँ पे पूछा गया था कि सूफीवाद के जो सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था। तो नक्शबंदी जो ये बंदी थे, यही जो है इसके विरुद्ध थे। और ये सूफियों में सबसे अधिक कट्टरवादी भी थे, और इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया था। अगला है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। तो वो कौन से सिख गुरु थे जिनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो वो थे रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। और ये चौथे गुरु थे रामदास, जो कि मुगल बादशाह अकबर ने इनको 500 बीघा भूमि दान में दी थी, और जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर का शहर भी बना था। तो अमृतसर की स्थापना अगर पूछा जाए किसने की थी, तो ये की थी रामदास ने। और ये जो 500 बीघा जमीन दिया था, ये अकबर ने इनको प्रदान की थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसको कहते हैं। तो ये जो भारतीय राष्ट्रवाद के जनक हैं ये किसे कहा जाता है। तो इसमें इससे कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना ही ये गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ जी, इसमें से किसी को भी राष्ट्रवाद का जनक नहीं कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
जो ये समाजवाद मतलब सामाजिक एवं आर्थिक आंदोलन के जो सूत्रधार थे वो कौन थे, तो ये थे राजा राम मोहन राय, और इनको भारत का नवजागरणवाद भी कहा जाता है। और इन्होंने अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक और आधुनिक भारत के पिता, और नवीन भारत प्रभात के भोर का तारा और भारतीय राष्ट्रीय क्रांति के अग्रदूत के रूप में इनको जाना जाता है, और नवीन भारत के संदेशवाहक के रूप में भी इनको जानते हैं। तो जो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक है वो कहते हैं राजा राम मोहन राय को, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की थी, तो ये किसने की थी, तो कहाँ पे की गई थी इसको, तो ये कानपुर में किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये कानपुर में इसको किया गया था। और 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में इस सम्मेलन को बुलाया था, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई थी, और जो इसके अध्यक्ष थे वो सचिंद्र सन्याल थे। और इसके अलावा जो अन्य जो सदस्य थे वो राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की थी, तो ये कहाँ पे की गई थी, कानपुर में, और अध्यक्ष इसके थे सचिंद्र सन्याल। अगला प्रश्न है कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था। इसमें पूछा है कि कौन नहीं था, तो वो थे अनुग्रह नारायण। अनुग्रह नारायण जो है ये जांच समिति के सदस्य नहीं थे, तो ये इसमें इनकरेक्ट है। और FG स्लाइड, DJ रीड, महात्मा गांधी, ये सभी इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा है, तो महान प्रहरी किसने कहा है, तो ये महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार है, तो ये BN राव जो है इनको कहा जाता है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान हेतु गठित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो ये कितने सदस्य थे इस प्रारूप समिति में, तो इसमें टोटल जो सदस्यों की संख्या थी वो 7 थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो ये 24वें संशोधन द्वारा, इसको ऑप्शन है 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन और 24वें संशोधन द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 42वां जो संविधान संशोधन 1976 का था, उसके द्वारा ये भारतीय संविधान की जो उद्देशिका थी उसमें संशोधन किया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, तो ये कौन सा जोड़ा गया था, तो इसको जोड़ा गया था मुफ्त कानूनी सलाह, ये बाद में इसमें जोड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला इसमें पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है, तो वो कौन है, तो ये जो आयोजित करता है ये कौन करता है, तो ये है भारत का प्रधानमंत्री। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। यह अनुच्छेद 108 के तहत इसको दोनों सदनों को जो संयुक्त अधिवेशन है उसको आयोजित किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता है, तो ये संपादित नहीं किया जा सकता ये पूछ रहा है, तो ये स्थानीय निकायों को संपादित नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर डी इसका
इनकरेक्ट हो जाएगा कि कौन चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता है, तो स्थानीय निकायों को संपादित नहीं किया जा सकता है। इसमें संसद, राज्य और विधानमंडल तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है, जबकि जो अनुच्छेद 243 के एवं 243 जेड ए के तहत क्रमशः पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा कराया जाता है। तो इसमें ये पूछा था कि ये चुनाव आयोग द्वारा संपादित नहीं होता है, तो स्थानीय निकाय जो है ये संपादित नहीं होता है। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। ये क्षेत्रफल के अनुसार है सबसे बड़ा। आगे देखते हैं, संविधानेतर अधिकार का अर्थ है। इसका मतलब क्या होता है? वह अधिकारी जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्ति निहित हो। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा था कि संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या होता है? तो वह अधिकारी जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्ति निहित हो। अगला है प्रश्न, निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल 1 मिनट, इसमें औसत समुद्र तल जो है नापा जाता है, तो वो किसके द्वारा? तो ये है चेन्नई। जो इसमें मतलब जो चेन्नई है, चेन्नई तट से भारत का औसत समुद्र तट ये नापा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। अंतिम प्रश्न है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है। तो ये कहाँ से यमुना नदी का उद्गम जो स्थान है ये बंदरपूछ से हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। जो ये यमुना नदी है ये यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से ये निकलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।